21 नवंबर 2024 अमेरिका में गौतम अडानी पर रिश्वत देने की चार्जशीट फाइल की जाती है। कदाचित विदेशी शक्तियों द्वारा भारत को गिराने का आखिरी दाव, और उस दाव को बल देने के लिए मार्केट में एक वीडियो आया है जर्मनी के एक नागरिक द्वारा। अडानी ग्रुप और उसके पार्टनर्स ने सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने का प्लान बनाया। इस वीडियो पर 2 दिन में 80 लाख व्यूज हैं और इसमें इतने झूठ हैं कि हमें इस वीडियो को बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। जाहिर सी बात है, यहाँ सवाल उठेगा कि अगर सरकार कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करती इसमें, तो क्या सरकार की भी मिली भगत है इस एलिजिड करप्शन स्कैम में? परंतु भारत को पीछे धकेलने का इस व्यक्ति का ये एकमात्र वीडियो नहीं है। वैसे भी इतने बड़े बड़े हाईवेज बनाना और ये कार बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हमारे शहरों में, मैं इसके सख्त खिलाफ रहा हूँ। आखिर क्यों ये व्यक्ति भारत में जर्मनी की तरह बनती हुई सड़कों को रोकना चाहता है? आखिर क्यों ये लोग भारत की बढ़ती हुई स्टॉक मार्केट को गिराना चाहते हैं? और आखिर क्यों जॉर्ज सोरोस जैसे भारत विरोधी व्यक्ति को ये लोग बचा रहे हैं? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, जब मैं कह रहा हूं ना कि अडानी के ऊपर यूएस में किया गया कांड कदाचित अडानी और भारत में बढ़ते हुए निवेश को गिराने का आखिरी दाव है, तो ये मैं बात हवा में नहीं कह रहा हूं और वीडियो के अंत तक आप इस बात को समझ जाएंगे। पर उससे पहले ये समझ लेते हैं कि अडानी पर यूएस में चल क्या रहा है और ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में क्या क्या झूठ बोले हैं। तो जी, यूएसए में गौतम अडानी के ऊपर चार्जेस लगाए गए कि उन्होंने सोलर पावर प्रोजेक्ट्स लेने के लिए भारत के सरकारी तंत्र को पैसे खिलाए, सरल शब्दों में रिश्वत दी। ये अलिजिड रिश्वत का आरोप 265 मिलियन डॉलर का है और 2020 से 2024 तक इसे कथित रूप से दिया गया था। अब जैसे ही ये चार्जेस लगाए गए तो अडानी ग्रुप ने इन आरोपों को बकवास बोल दिया। यूएस में फॉरेन ब्राइबरी का कानून चलता है और इसी कानून के तहत गौतम अडानी पर यह आरोप लगाए गए हैं। पर ध्यान से सुनिए, ये आरोप हैं, कुछ भी प्रमाणित नहीं हुआ है। जैसे हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी, उसमें भी आरोप लगाए गए थे, कुछ भी प्रमाण नहीं थे। और जब सेबी ने जांच की तो क्लीन चिट मिली अडानी को, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी बैक किया। यूएसए में आरोप केवल इसी कारण से लगाए गए हैं क्योंकि भारत की न्याय प्रणाली और एजेंसीज का प्रयोग करके गौतम अडानी पर ये लोग शिकंजा नहीं कस पा रहे थे। परंतु यूएस में लगे इन आरोपों को फैक्ट्स बताते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है, झूठ से भरा हुआ, गलत इंटेंशन से भरा हुआ। इस वीडियो में कहा गया है कि 20 अरब रुपए की रिश्वत दी है अडानी ने। इस बार सिर्फ कोई नया आरोप या कोई नई रिपोर्ट नहीं थी, इस बार सीधा अरेस्ट वारंट था। रियली? दे दिया रिश्वत? ओ भाई, ये 20,000 करोड़ रुपए ना केवल एक आरोप है। अखबार भी अलिजिड शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। हिंदी में इसे आरोप लगाना कहते हैं, जिसे कोर्ट में प्रमाणित करना पड़ता है। हिंडनबर्ग ने भी आरोप लगाए थे, कोर्ट में क्या हुआ? क्लीन चिट मिल गई। इस व्यक्ति ने अपने वाक्य से 2 शब्द गायब किए और आरोप को जजमेंट बता दिया। इसकी इन्हीं हरकतों के कारण अरविंद केजरीवाल को अदालत में माफी मांगनी पड़ी थी, इसका एक प्रोपेगेंडा वीडियो ट्वीट करने की वजह से। परंतु बंदा ना प्रोपेगेंडा से बाज नहीं आ रहा। वैसे 20,000 करोड़ रुपए की रिश्वत का कोई मनी ट्रेल सामने नहीं आया अभी तक। 20,000 करोड़ रुपए हवा में दे दिए क्या? कोई गवाह, कोई सबूत कुछ तो होगा। शराब घोटाले में 338 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल पकड़ी गई थी, यहाँ 20,000 करोड़ रुपए हवा में गायब हो गए। क्या बकवास है भाई। वैसे ये एकमात्र बकवास नहीं थी यहाँ, ये देखिए। इसमें लिखा है कि सागर अडानी ने जितनी भी रिश्वत दी उसके नोट्स बनाकर रखे हुए थे। इसके अलावा ये इन्फॉर्मेशन भी मौजूद है कि हर स्टेट के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में ये रिश्वत किस तरह बांटी जाएगी। सागर अडानी के इन नोट्स को यूएस प्रोसिक्यूटर्स ने ब्राइब नोट्स का नाम दिया है। अब भाई कह रहा है कि गौतम अडानी के नेफ्यू सागर अडानी अपने फोन में नोट्स बनाया करते थे कि किस किस व्यक्ति को कितनी कितनी रिश्वत अडानी ग्रुप दे रहा है, और उन नोट्स का नाम था ब्राइबरी नोट्स। पर उसे छोड़कर अब ये देखिए, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अनुसार सागर अडानी पर ब्राइबरी चार्जेस इनकरेक्ट है। और चलिए इन वेबसाइट्स की रिपोर्ट को भी छोड़ते हैं। अगेन, ये केवल आरोप हैं। जब तक कोर्ट में एविडेंस की जांच नहीं हो जाती, फॉरेंसिक जांच नहीं हो जाती कि मैसेज भेजने वाला एक्चुअल में था कौन, तब तक ये ब्राइबरी नोट्स केवल गार्बेज हैं। जैसे हिंडनबर्ग रिपोर्ट गार्बेज निकली ना, वैसे ही। परंतु रुकिए, आगे भाई ने कहा कि सागर अडानी की एज्योर के सीईओ के साथ व्हाट्सएप चैट जो है ना, वो भ्रष्टाचार का प्रमाण है। यहाँ लिखा गया है कि सागर अडानी और एज्योर के सीईओ रंजीत गुप्ता ने इस प्रोजेक्ट में हो रही डिलेस को डिस्कस किया और व्हाट्सएप पर इस बारे में बातचीत की। कुछ एग्जैक्ट व्हाट्सएप मैसेजेस का यहाँ पर जिक्र किया गया है, जैसे कि 24 नवंबर 2020 को एज्योर के सीईओ रंजीत गुप्ता ने कहा कि लोकल पावर कंपनीज को मोटिवेट किया जा रहा है। इस पर सागर अडानी ने जवाब दिया, यप, बट द ऑप्टिक्स आर वेरी डिफिकल्ट टू कवर। यहाँ ना मैं इस बात से एक्चुअली दंग हूँ।
ऑप्टिक्स कवर करना मुश्किल है, ये यदि व्हाट्सएप चैट में किसी ने लिख दिया है तो इसे भ्रष्टाचार का प्रमाण बताया जा रहा है। ओ भाई, किस बारे में बात हो रही है ये तक क्लियर नहीं है। ऊपर नीचे की चैट्स गायब हैं। कंपनी की ऑप्टिक्स, मोहल्ले की ऑप्टिक्स, सरकार की ऑप्टिक्स, कुछ क्लियर नहीं है इस मैसेज में। पर यह बंदा इसे प्रमाण ही गिन रहा है। बेसिकली खेत से बथुआ उखाड़कर सरसों बोल बोल कर बेचा जा रहा है। परंतु रुकिए, आगे भाई ने कहा कि यूएस ने अडानी के विरुद्ध वारंट जारी कर दिया है। इंडाइटमेंट में लिखा है कि लगभग 2029 करोड़ रुपए की कुल मिलाकर रिश्वत दी गई। वही वारंट जिसके बारे में अभी तक यूएस ने भारत को कोई सूचना नहीं दी है, या कोई और है, उस वारंट का तो पता नहीं। हाँ, ध्रुव राठी को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सम्मन जरूर दिया हुआ है। फैक्ट ये है कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने ध्रुव राठी के वीडियो को ब्लॉक करवा दिया था प्रोपेगेंडा मानते हुए। परंतु रुकिए, आगे भाई ने कहा कि मोदी अडानी को बचा रहा है। जाहिर सी बात है, यहाँ सवाल उठेगा कि अगर सरकार कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करती इसमें, तो क्या सरकार की भी मिली भगत है इस एलिजिड करप्शन स्कैम में? देखिए, जब इस बंदे को कोई अंदर की बात पता हो कि कोई अडानी को बचा रहा है तो वो मैं नहीं जानता। हाँ, सामने ये जरूर दिख रहा है कि हिंडनबर्ग मामले में देश की सर्वोच्च न्यायालय की अध्यक्षता में अडानी पर जांच चली है। उस जांच की रिपोर्ट सबके सामने है। कोई विपक्षी दल उसमें एक कॉमा या फुल स्टॉप की गलती नहीं निकाल पाया है। अब कह दो कि सुप्रीम कोर्ट भी अडानी को बचा रही है। और लास्ट में भाई ये कहता है कि फंड रेजिंग अपराध है। भाई भांगी बेच लेता तू तो सस्ते नशे बेच रहा है। अगर फंड रेजिंग अपराध है तो दुनिया की हर बड़ी कंपनी अपराधी है, चाहे वो एप्पल हो या माइक्रोसॉफ्ट। मेरी बात मान, कच्चा थिनर मत सूंघ। नशा चढ़ता है तो ऐसी बात करता है तू। एनीवेज, इतना फुद्दू काम अपने आप तो हो नहीं सकता। कैसे बनाए जाते हैं ये वीडियोस, वो आगे देखते हैं। जॉर्ज सोरोस ने $1 बिलियन अलग से रखे हुए हैं मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। और इस $1 बिलियन में कितनी टूल किट बन सकती हैं और कितने लोग खरीदे और बेचे जा सकते हैं, आप अंदाजा स्वयं लगा सकते हैं। अच्छा, एक ना बेसिक सा प्रश्न करता हूं, बहुत ही बेसिक सा। रिजीम चेंज कैसे होता है, या इसे और सिंपल करता हूं, मोदी सरकार को कैसे उखाड़कर फेंका जा सकता है? उत्तर होगा चुनाव में हराकर। ठीक, अब चुनाव में कैसे हारेगा मोदी? उसके लिए बहुत सारे लोग चाहिए होंगे जो मोदी के विरुद्ध नैरेटिव बनाए। यहां तक ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब नैरेटिव क्या बनाया जाएगा और कौन बनाएगा, ये प्रश्न आ जाता है। डिक्टेटरशिप क्वेश्चन मार्क वाला जो आपने एपिसोड बनाया, ये इतना एग्रेसिव क्यों था? प्योर डिक्टेटरशिप का डर है यहाँ पर। अगर अब नहीं बोला तो जब एक्चुअल डिक्टेटरशिप बन जाएगा ना देश, तब लेट हो जाएगा बोलने। चलिए ठीक है, आप ही बता दो कि संविधान के साथ ऐसा क्या करना चाहिए? इस मौजूदा सरकार को हटाकर फेंकना ये पहली स्टेप है। अब नैरेटिव बनाएंगे मीडिया के लोग, यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स, एनजीओ वाले और ऑपोजिशन पार्टीज। इसके अलावा बताओ और कोई नैरेटिव बनाएगा या नहीं? है कोई? तो भाई ये $1 बिलियन यानी लगभग 8,000 करोड़ रुपए, इसमें से किसको शेयर मिलेगा? मुझे या उसे जो नैरेटिव बना रहा होगा, वो नैरेटिव जो सोरोस चाहता है बनाया जाए? अब भाई यूं ही थोड़ी रवीश कुमार की डॉक्यूमेंट्री सोरोस ने बनवाई थी कि भाई मुझे जॉर्ज सोरोस से फंडिंग आती है। पिछले कुछ चुनावों से आप देखो, ध्रुव राठी ने ना कांग्रेस को पूरा सपोर्ट किया हुआ है, वो भी खुलेआम। कल 5 अक्टूबर है, हरियाणा में इलेक्शंस हैं, वोट डालने जरूर जाना। ज्यादा नहीं बोलूंगा दोस्तों, क्योंकि मैं जानता हूं हरियाणा के लोग समझदार हैं, लेकिन चीजों को फॉर ग्रांटेड मत लेना। एक एक वोट से फर्क पड़ता है। मुझे उम्मीद है अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार बनती है इलेक्शंस के बाद, तो वो इसको लेकर आश्वासन देंगे। मैं और मेरे साथ महाराष्ट्र की जनता इंतजार करेंगे। पहले ऐसा केवल ना आम आदमी पार्टी के लिए करता हुआ दिखता था। ऐसे में एक बिल्कुल वन साइडेड वीडियो करना, क्योंकि वो आप लीडरशिप के बहुत क्लोज हैं, क्योंकि वो वॉलंटियर भी रह चुके हैं आम आदमी पार्टी के। हाँ जी बिल्कुल। अब कांग्रेस के लिए भी कर रहा है, पर इस सब सपोर्ट से बिना कुछ नहीं हुआ। मोदी आज भी प्रधानमंत्री हैं और कांग्रेस के ही बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं कि उतने ही स्ट्रांग हैं जितने मोदी पहले थे। Please remember, as far as Mr. Modi is concerned and the government is concerned, their behavior after winning 240 is no different from after winning 300. ध्रुव राठी ने कांग्रेस को लोकसभा छोड़ो हरियाणा और महाराष्ट्र में भी सपोर्ट किया, पर उसका भी कोई लाभ नहीं हुआ। कांग्रेस दोनों ही जगह हार गई। तो भाई इस प्रकार मोदी के विरुद्ध नैरेटिव बनाने से कोई लाभ हो नहीं रहा है। राठी भी लगा हुआ है, अंजुम भी लगा हुआ है, रवीश भी लगा हुआ है, पर कुछ नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि चुनावों में तो मोदी को हराना बहुत कठिन दिखाई देता है। कितना ही नैरेटिव बना लो, कितना ही कुछ कर लो। अब दूसरा तरीका क्या है मोदी को हराने का, या कहें मोदी को हटाने का?
इकोनॉमी को क्रम्बल कर दो, स्टॉक मार्केट में लोगों का पैसा डुबवा दो और लोगों में भय बना दो, भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को रुकवा दो और कोई जन आंदोलन ऐसा पैदा कर दो जिससे मोदी को खतरा बन जाए। भाई बांग्लादेश में 15 साल से जो आदमी सत्ता पर काबिज है, विपक्ष के नेता साहब जेलों में बंद हैं, तो यही तो और सोचता है। अब वे सारे बंद हैं, उन्हें भागने कहाँ दिया, सारे बंद है। यही हाल यहाँ होगा, ये ढूंढे नहीं मिलने के, जनता बहुत गुस्से में है। और जिस तरह से कल सीरिया से वहाँ के प्रेसिडेंट क्या उनका नाम देश छोड़ के भाग गया ना, भगाया लोगों ने, छोड़ के चल। कभी ना कभी इस देश में भी एक क्रांति हो सकती है। अभी ये टूल किट यूट्यूबर्स और मीडिया ने ना शेख हसीना को डिक्टेटर बोल बोल के उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसे जस्टिफाई कर दिया था। डिक्टेटर कितना भी रझा हुआ, वेल कनेक्टेड या पावरफुल हो, उसका अंत दो तरीकों से आता है। या तो जनता उसे पकड़कर लैंप पोस्ट से लटका देती है, या फिर डिक्टेटर खुशकिस्मत होता या होती है और देश से पलायन करने का मौका मिल जाता है। दोस्तों मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, ये जो तख्ता पलट हुआ है, ये जिस तरह से मुजीबुर रहमान की मूर्ति को तोड़ा जा रहा है, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसी की है तो शेख हसीना की है। 15 साल में उनका जो अहंकार है वो सिर चढ़कर बोल रहा था। यह इस बात का सबक भी है, जब आप लंबे समय तक सत्ता में रहते हैं तो आपके अंदर अहंकार बढ़ जाता है, तानाशाही सोच बढ़ने लगती है, आप प्रेस पर अंकुश डालते हैं, आप अपने विरोधियों को जेल में डालने लगते हैं, बगैर किसी कारण के आप लोगों को जेल में डालने लगते हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अब प्रोटेस्टर्स डिक्टेटर करके भी पुकार रहे हैं और इसीलिए ये लोग हर दूसरे दिन मोदी को डिक्टेटर बोलते रहते हैं और इसी बात को प्रूव करने के लिए ना बड़ी बड़ी वीडियोस भी बनाते हैं। यदि कोई जन आंदोलन भारत में भी खड़ा हो जाता है तो ये बोला जा सके कि भाई मोदी भी तो डिक्टेटर था इसलिए हटा दिया। Is he a dictator or not? Now, yes, of course he is. लोगों को ना इस बात पर भड़काया जा रहा है कि मोदी देश को अडानी को बेच रहा है। अडानी चोर है, अडानी करप्ट है। हर थोड़े दिनों में कोई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ जाती है तो फिर अडानी के विरुद्ध मोमेंटम तेज कर दिया जाता है और अडानी के शेयर्स को डुबाने का प्रयास किया जाता है। There is a significant risk in the Indian stock market because the institution that governs the stock market is corrupt. A very serious allegation against the Adani group. और एक बात आप समझ लो कि यदि अडानी का शेयर डूबा तो भारतीय अर्थव्यवस्था भी डूबेगी और यदि भारतीय अर्थव्यवस्था डूबी तो लोग आक्रोशित होंगे और सड़कों पर उतरेंगे और मोदी को हटाया जा सकने का एक प्रयास किया जाएगा। और यह बात ना खुद सोरोस ने बोली है कि यदि अडानी गिरा तो मोदी को गिराया जा सकता है। तो भाई साहब सोचो, ये अडानी को गाली और मोदी को डिक्टेटर किसके कहने पर किया जा रहा होगा कि भाई मुझे जॉर्ज सोरोस से फंडिंग आती। भाई एक तरफ है इंडियन बिजनेसमैन जिसके ऊपर अभी तक कोई चार्ज सिद्ध नहीं हुआ है, उसे आप केवल आरोपों के आधार पर गिल्टी प्रूव कर रहे हो कि भाई मुझे जॉर्ज सोरोस से फंडिंग आती। और दूसरी तरफ है एक विदेशी बिजनेसमैन जिसने खुद माना है कि वो मोदी को उखाड़ फेंकेगा और उसके लिए उसने 8,000 करोड़ रुपए अलग से रख रखे हैं और उसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो देशों की अर्थव्यवस्था को तोड़कर सत्ता तक बदल देता है। वो एक सच्चा ईमानदार आदमी कैसे है? इंडियन एक्सप्रेस की एक इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के वर्ल्ड वाइड 68 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी फंडिंग होती है यूएन डेमोक्रेसी फंड से और इंडिया इस यूनाइटेड नेशंस डेमोक्रेसी फंड में 4th हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है। इसका मतलब समझ रहे हो दोस्तों, इनडायरेक्टली जॉर्ज सोरोस की फंडिंग करती है मोदी सरकार कि भाई मुझे जॉर्ज सोरोस से फंडिंग आती। अब इसके अलावा ना एक और बहुत बढ़िया सा कोइंसिडेंस है। जब हर्ष मंदर कुछ अपने ट्वीट में जैसा जैसा लिखते हैं ना, ध्रुव राठी भाई साहब उस पर थोड़े ही समय में एक वीडियो बना देते हैं और कुछ वैसा सा ही बोलने का प्रयास करते हैं। ऐसा हमें लगता है, बाकी सच्चाई तो पता नहीं। हर्ष मंदर ने कहा सीएए कानून तो मुसलमानों की नागरिकता छीन लेगा, तो 2 दिन बाद राठी जी ने भी बोल दिया हाँ लग तो रहा है सीएए मुसलमानों को निकाल कर फेंक देगा। फिर हर्ष मंदर ने कहा मणिपुर में नरसंहार हो रहा है, तो राठी जी ने भी 2 दिन बाद बोल दिया हाँ हो रहा बिल्कुल हो रहा। अब हर्ष मंदर ने लिखा अडानी ने 20 अरब की रिश्वत दी, राठी ने कह दिया हाँ बिल्कुल मेरे सामने ही दी थी। मतलब भाई ने ना आरोपों को कतई ऐसा मान लिया कि हाँ भाई प्रूवन गिल्टी हो चुका है। और ये जो हर्ष मंदर है ना, ये कतई खासम खास है जॉर्ज सोरोस का, जिसे नोबेल प्राइज दिलवाने के लिए जॉर्ज सोरोस फील्डिंग कर रहा था। एनसीपीसीआर ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हर्ष मंदर के एनजीओ में सस्पिशियस सोर्सेज से फंडिंग आ रही है। ये आदमी अपने एनजीओ में बच्चों को भड़काता है कि मोदी बस हिंदुओं की सुनता है, बाकी किसी की नहीं। इसकी एनजीओ के खिलाफ ना टेरर
ऑर्गेनाइजेशन से भी फंडिंग लेने के आरोप हैं। पर राठी के सामने कोई हर्ष मंदर की बुराई करके तो दिखाए कि भाई मुझे जॉर्ज सोरोस से फंडिंग आती है। पर चलिए अगले अध्याय में ये देखते हैं कि सोरोस कितना खतरनाक हो सकता है। देखिए, आजकल ये सोरोस शब्द हम काफी बार सुन रहे हैं। भारत की संसद से सोनिया गांधी पर आरोप लगे हैं सोरोस से जुड़े होने के। भारत में जितना भी उपद्रव हो रहा है, कभी प्रोटेस्ट के नाम पर या कभी किसी और नाम पर, उसके पीछे इसी सोरोस का नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है। कौन है सोरोस? अमेरिका का एक व्यापारी है। क्यों खतरनाक है ये बंदा? चलिए इस 92 साल के बंदे के ऐतिहासिक कुकर्म देखते हैं। 1992 में इस बंदे ने ब्रिटिश पाउंड को शॉर्ट सेल कर दिया और $1 बिलियन कमा डाले। अकेले बंदे ने इंग्लैंड के बैंक्स को बर्बाद कर दिया था और इतिहास की कक्षा में बर्बादी के इस दिन को ब्लैक वेडनेसडे के नाम से जाना जाता है। 1997 में यही काम एशियन मार्केट्स में करने का प्रयास किया गया था, जब मलेशिया समेत कई साउथ एशियाई देशों की मार्केट निशाने पर थी। मलेशिया के पीएम महतीर ने सोरोस को इस घटना के बाद मोरॉन कहा था और 1998 में सोरोस ने इस पूरे कांड में अपना हाथ स्वीकार किया था। 2016 में जॉर्ज सोरोस व्लादिमीर पुतिन को टारगेट करता हुआ पाया जाता है और 2016 में ही आइसलैंड के प्रधानमंत्री ने बोला कि उन्हें सत्ता से हटाने और आइसलैंड में उपद्रव के पीछे सोरोस का हाथ है। अब इसी सोरोस के टारगेट पर अडानी और मोदी हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खूसट खुद कह रहा है। अडानी पर इसका बयान देखिए। Modi and business tycoon Adani are close allies. Their fate is intertwined. Adani Enterprises tried to raise funds in the stock market but failed. Adani is accused of stock manipulation and the stock collapsed like a house of cards. ये बंदा आगे मोदी पर दबाव बनाता है कि अडानी पर कार्रवाई कर। Modi is silent on the subject, but he will have to answer questions from foreign investors and in parliament. हाँ बेटा, तेरे कहने से तो चलती है संसद। पर चलिए, जनवरी 2020 में जॉर्ज सोरोस ने $1 बिलियन अनाउंस किए थे दुनिया भर के डिक्टेटर्स को खत्म करने के लिए, और इसके अनुसार नरेंद्र मोदी भी एक डिक्टेटर हैं जिसे सत्ता से हटाना है। The biggest and most frightening setback occurred in India, where the democratically elected Narendra Modi created a Hindu nationalist state, imposing punitive measures on Kashmir, a semi-autonomous Muslim region, and threatening to deprive millions of Muslims of their citizenship. ये बंदा हर उस चीज को फंड कर रहा है जो भारत को नुकसान कर सकती है, जो भारत के विरुद्ध है, और इसीलिए ये डेंजरस है और इसको फेवर करता हर व्यक्ति भी डेंजरस है। इन लोगों का गैंग उसे भारत विरोधी डिक्लेयर कर देता है, फिर चाहे वो रियाना हो, भारत के किसान हो या फिर जॉर्ज सोरोस हो। इन लोगों का असली टारगेट पता है क्या है? भारत की स्टॉक मार्केट का ये ग्राफ देखिए, कोविड के बाद से ही रफ्तार से बढ़ रहा है। सरल शब्दों में इसका मतलब होता है कि भारत में पैसा आ रहा है, यानी कि अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, जो कुछ ही समय में जापान और जर्मनी को टांपने वाली है। इसका सीधा सीधा मतलब होता है भारत का शक्ति संपन्न होना, और ये उस सरकार के नीचे हो रहा है जिसे सोरोस पसंद नहीं करता है। भारत में विपक्ष की पार्टियां गौतम अडानी पर आरोप लगाती आई हैं कि वो मोदी को फंड करते हैं। वैसे तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा सबके सामने है, तो इस आरोप की जांच की जा सकती है, परंतु अडानी पर अटैक, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था पर अटैक, यानी कि मोदी की छवि पर अटैक, ये सीधा सीधा गेम है मोदी को हटाने का। और जो भी कोई लोग इस तरीके से जुड़े हुए हैं, मेरा उनके लिए एक सुझाव है, इस तरीके से बेटर है कि चुनावों में मेहनत करिए और हटा दीजिए मोदी को। क्यों परेशान हो रहे हो भाई? वैसे लड़के ने मेहनत बहुत की थी चुनावों पर, डिक्टेटर डिक्टेटर डिक्टेटर। पर चलिए, लड़के को छोड़िए, आपको क्या करना चाहिए इस पूरी स्थिति में जो भारत के ऊपर ये अटैक्स हो रहे हैं? क्या करना चाहिए आपको, वो आगे देखते हैं। देखिए, आपको ये लोग बहुत कहते हुए दिखेंगे कि हम भारत की चिंता कर रहे हैं। मेरे अंदर भी वही फीलिंग आई कि मैं भी अपना नॉर्मली एजुकेशन वीडियोस बनाते रहता हूं, लेकिन जब मैंने देखा कि एग्जैक्टली क्या क्या हो रहा है और देश कितने संकट में है आज के दिन, तो मैंने सोचा अगर अब नहीं बोलूंगा तो कब बोलूंगा इसके बारे में। अरे अरे, असली चिंता तो बस हमें ही है भारत की, और जो कुछ हम देख पा रहे हैं वो आप लोग नहीं देख पा रहे हो। इसीलिए कह रहे हैं कि अडानी करप्ट है और मोदी डिक्टेटर है। मान लो, अरे मानते क्यों नहीं? लेकिन ना भाई साहब, यहाँ पर प्रॉब्लम केवल ये है कि यहाँ जो कुछ भी बोला जा रहा है
वो केवल सत्ता से एक आदमी को हटाने के लिए बोला जा रहा है। जब देश डिक्टेटरशिप की ओर गिरता जा रहा है, कोई भी ऑप्शन यहाँ पर बेहतर ऑप्शन है। ये मान लो आप गाड़ी में बैठे हो, आपकी गाड़ी पर आग लग जाती है, आपका पहला थॉट क्या होगा? उस गाड़ी से बाहर निकलना ना। या फिर आप ये बैठकर सोचोगे यार मेरी गाड़ी पर आग लग गई, लेकिन इफ नॉट दिस कार देन कौन सी गाड़ी भाई? इनके अनुसार देश एक गाड़ी के समान है और उस गाड़ी में आग लग चुकी है, और कमाल की बात तो ये है कि वो आग बस इन्हें ही दिखाई दे रही है। अबे गाड़ी मेरी, बैठा मैं हूं, लेकिन मुझे ही नहीं पता कि मेरी गाड़ी में आग लगी हुई है। कांग्रेस के अलायंस पार्टनर है एनसीपी शरद पवार वाली, और इस भाई ने भी कहा था कि वो एमवीए यानी महाविकास आघाड़ी को सपोर्ट करेगा महाराष्ट्र के चुनावों में। पर शरद पवार तो कह रहे हैं कि अडानी ना बहुत हार्ड वर्किंग और बहुत बढ़िया आदमी है। तो तुम क्या बकवास कर रहे हो बे? कि भाई मुझे जॉर्ज सोरोस से फंडिंग आती है। देखो आज के टाइम में ना देश के पास दो मुद्दे थे जिनके ऊपर चर्चा की जा सकती थी। एक सोरोस और सोनिया गांधी के संबंध, जिसके बारे में पार्लियामेंट में धमाकेदार भाषण हो रहे हैं। लेकिन भाई ने वीडियो बनाया किस पे? अडानी पे, वो भी कोई 20-25 दिन पुराने मुद्दे को लेकर, जिसके बारे में चीजें बहुत हद तक क्लियर हैं लोगों को। और अडानी के ऊपर भाई अब तक ना 8 वीडियोस बना चुका है, 8। सोनिया राहुल और सोरोस के संबंधों को लेकर एक वीडियो बनाई जा सकती थी, पर भाई साहब ने नहीं बनाई। सोरोस किसी देश के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, इस पे भी कुछ कहा जा सकता था, पर आज तक भाई साहब ने कुछ नहीं बोला। और वीडियो बनाई किस पे? जिस पे 8 पहले बना रखी हैं। वाह भाई साहब वाह। तो भाई जो लोग चाहते हैं कि भारत का डेवलपमेंट ना हो, भारत में सड़कें ना बने, वो लोग भारत में अडानी की ग्रोथ से चिढ़ रहे हैं और उसे नीचे गिराने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सोरोस इनके पापा लगते हैं, उन्हें बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। कमाल की हिपोक्रेसी है भाई साहब। हाईवेज बनाने पर हमारी सरकार ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है, जबकि इस आर्टिकल को देखिए, एनएफएचएस सर्वे के अनुसार सिर्फ 8% इंडियन परिवारों के पास गाड़ियां हैं। 50% लोग हमारे देश में अभी भी साइकिलों का, बाइक्स का या स्कूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ 8% लोगों के फायदे के लिए यहाँ पर क्यों पैसा खर्च किया जा रहा है? इनके इन प्रयासों से भारत की न केवल ग्रोथ रुकती है, बल्कि भारतीय बिजनेसमैन की और भारत की छवि बाहर खराब होती है। जो इन्वेस्टमेंट भारत में आनी चाहिए, उसे रोकने का एक कुत्सित प्रयास दिखाई देता है। केवल एक आदमी को सत्ता से हटाने के लिए ये भारत में इकोनॉमिक टर्मोइल तक को पैदा करने से पीछे नहीं हटना चाहते। नहीं तो आप बताइए, पिछले 3-4 वर्षों में हर चुनाव में अडानी का मुद्दा उठा है, किसी भी चुनाव में इसका लाभ नहीं मिला है, लेकिन फिर भी यह मुद्दा इनसे छूट नहीं रहा है। चाहे चुनाव हो या ना हो, बस इसी मुद्दे पर अडानी 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 बोला जा रहा है। जबकि राफेल या चौकीदार चोर है, ये सारे मुद्दे छूट चुके हैं। जैसे ही इन्हें लाभ मिलना बंद हुआ, ये मुद्दे भी बंद हो गए, पर अडानी नहीं हो रहा है। क्यों? इस प्रश्न के ऊपर थोड़ा दिमाग पर जोर डालिएगा और सोचिएगा कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। और साथ साथ कमेंट्स में अपने विचार बताइएगा इस पूरे मामले के ऊपर। और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं, या ज्वाइन बटन के माध्यम से ये किया जा सकता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा ये जो वीडियो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है ना, उसे भी अवश्य देखें। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।